नमस्कार दोस्तों, मैं यूसीए प्लेटफॉर्म से वीरेंद्र त्रिपाठी। मैं पिछले 12 साल से मनोविज्ञान पढ़ाता हूं और मैं एमएससी एमएड हूं और अभी मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाता हूं, है ना। आज का हमारा टॉपिक जो मनोविज्ञान का टॉपिक है वो है अधिगम। क्या टॉपिक है? अधिगम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग। अब अधिगम का एक अर्थ और लेकिन अर्थ नहीं है, वो एक्चुअली में उसका शब्द है, दूसरा पर्यायवाची कह सकते हैं, उसको कहते हैं सीखना। अधिगम को और ढंग से क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं? सीखना। अब सीखना क्या है? तो सीखना वास्तव में व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन भी कैसे हो? अभ्यास और अनुभव के द्वारा। कब कैसा हो? अभ्यास और अनुभव के द्वारा। यानी अभ्यास और अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान ही क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा, अन्यथा दूसरा नहीं कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल इसको यूँ समझ लीजिए, जैसे अगर बीमारी हो या थकान हो, हम थकान से अगर कोई कार्य सीखते हैं तो सीखना नहीं कहलाएगा। या बीमारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम बीमार हो गए, हम दवाई लेते हैं सुबह शाम, तो ठीक है वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही बीमारी समाप्त हुई और वो व्यवहार में नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या? वो सीखना नहीं कहलाएगा। अब सीखते क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? अगर ये पूछे कि सीखने का उद्देश्य क्या है तो हम क्या बताएंगे? सीखने का उद्देश्य क्या है? तो सीखने का उद्देश्य है कि व्यक्ति समायोजन करना सीखे। हम बच्चों को सिखाते क्यों है? क्योंकि वो समायोजन कर रहे भविष्य में जाके। एक्चुअल में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि एक सभ्य समाज की स्थापना करना। हम वहाँ सिखाते हैं उसको, और यहाँ भी सिखाने का उद्देश्य ये क्या उद्देश्य है? समायोजन में सहायता करना। यानी वो समायोजन करना सीख जाए बच्चा। क्या सीख जाए? समायोजन करना सीख जाए। ये इसका उद्देश्य हो गया। अब इसके अर्थ को अगर देखें तो दो अर्थ में ले सकते हैं, एक तो संकुचित अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में। यानी हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक तो संकुचित और एक व्यापक। यानी संकुचित अर्थ में सीखना क्या कहलाएगा और व्यापक अर्थ में सीखना क्या कहलाएगा? अगर संकुचित की बात करें तो संकुचित क्या कहलाएगा? केवल ज्ञान प्राप्ति, केवल डिग्रियां ले ली, लेकिन अगर उसे किसी परिस्थिति समायोजन करना हो और वो ना कर पाए तो वो क्या कहलाएगा? संकुचित। यानी इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? केवल ज्ञान प्राप्ति की जो क्रिया है वो केवल क्या है? सीखना संकुचित अर्थ में हो जाएगा। और व्यापक अर्थ में क्या हो जाएगा? परिस्थितियों से समायोजन। यानी सीखने के बाद यदि बच्चा या कोई व्यक्ति परिस्थितियों से समायोजन करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापक अर्थ में सीखना कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो सीखना शब्द है इसका परिपक्वता से कोई लेना देना है क्या? कि व्यक्ति परिपक्व हो रहा है तो सीखने में कोई चेंज आ रहा है? हालांकि शब्द दोनों थोड़े बहुत मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंतर है इसके अंदर। देखिए आगे, सीखना और परिपक्वता। परिपक्वता देखिए, सीखना में अभ्यास और अनुभव चाहिए, लेकिन परिपक्वता में अभ्यास अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें चेतन मन चाहिए। यानी चेतना है तो व्यक्ति सीखेगा, नहीं तो व्यक्ति नहीं सीखेगा। इसमें चेतना नहीं, फिर भी व्यक्ति क्या होगा? अचेतन है, फिर भी उसकी जो परिपक्वता वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, जो सीखना है उस सीखने में क्या होगा? व्यक्ति का विकास होता है। सीखने से क्या होता है? व्यक्ति का विकास होता है। सीखने से हमने किसी को कुछ सिखाया, अब वो विकास कई प्रकार का होता है, चाहे वो उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, कई प्रकार का विकास हो सकता है। यानी सीखने के बाद व्यक्ति का विकास होता है। जबकि परिपक्वता का लेना किससे? वृद्धि से। यानी वृद्धि से परिपक्वता आती है। यानी व्यक्ति की वृद्धि होगी तो परिपक्वता आएगी। परिपक्वता आएगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे बात करें इसकी सीखने की और परिपक्वता की, तो सीखने के अंदर क्या होगा? सीखने में व्यक्ति जो आगे बढ़ता है उसमें विकास तो होता ही है, साथ साथ उसके अनुभव भी जुड़ते हैं। यानी इसमें अनुभव होंगे, लेकिन इसमें अनुभव नहीं होंगे। अनुभव नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए, सीखने में व्यक्ति मन से सीखता है। यानी सीखने की क्रिया कैसी होती है? मानसिक या मनोवैज्ञानिक। मानसिक या मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक का क्या अर्थ हुआ? मनोवैज्ञानिक का अर्थ हुआ कि अगर उसकी इच्छा है तो सीखेगा, अन्यथा वो नहीं सीखेगा। लेकिन परिपक्वता में चाहे इच्छा हो चाहे न हो, वहां उसकी वृद्धि होगी या परिपक्वता बढ़ेगी। इसका मतलब ये केवल और केवल कैसा होता है? शारीरिक होता है। ठीक है। और लास्ट अगर देखें सीखने का, तो सीखने के अंदर क्या होता है? व्यक्ति वातावरण से प्रभावित होता है। यानी जितना अच्छा उसको वातावरण मिलेगा वो उतने अच्छा सीखेगा।
ठीक है, यानी ये क्रिया वातावरण से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है। और परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता किससे डिपेंड करेगी? आनुवांशिक, यानी अगर, क्योंकि इसका रिलेशन किससे? वृद्धि से। और वृद्धि का अर्थ किससे क्यों समझे अपन? कि जितने माता पिता जितने स्वस्थ होंगे उसकी वृद्धि उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब ये किससे डिपेंड करेगा? आनुवांशिकता से। किससे करेगा? आनुवांशिकता से। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सीखने की क्या क्या परिभाषाएं, कौन कौन से मनोविज्ञान ने क्या क्या डेफिनेशन दी है और उसको याद कैसे करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गिलफोर्ड की, गिलफोर्ड की परिभाषा। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन क्या है? सीखना। अब इसमें एक शब्द आया, थोड़ा सा गिल और फोर्ड शब्द आया। हम बचपन में गिल्ली खेलते हैं ना, गिल्ली खेलते हैं और कभी कभी 2-3 घंटे ज़्यादा खेल लेते हैं तो पिताजी क्या करते हैं? पिटाई करते हैं। तो फिर हमारे व्यवहार में चेंज आ जाता है, आता है ना, फिर हम बिल्कुल टाइम से जाते हैं, टाइम से आ जाते हैं। इसका मतलब इसे याद हो गया कि व्यवहार में जो परिवर्तन आया है ना, वो किससे आया? व्यवहार से आया है ना। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ये क्या किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। दूसरी परिभाषा, दूसरी है क्रो एंड क्रो। फेमस नाम आपने बीएड में काफी पढ़ा होगा, क्रो एंड क्रो, है ना। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्तियों का, अभी मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है जो सोच होती है वही क्या कहलाती है? एटीट्यूड कहलाती है। अभिवृत्तियों का अर्जन, अर्जन मतलब प्राप्त करना, अर्जन मतलब प्राप्त करना। अब देखो क्रो एंड क्रो में 3 शब्द है और यहां भी कितने शब्द है? 3 शब्द। ये 3 शब्द आपको ये परिभाषा याद करने का तरीका हो गया। अगला देखते हैं स्किनर। स्किनर ने क्या कहा? व्यवहार जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है। किसी है? उत्तरोत्तर। में पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट लिख रहा हूं। उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है। अब आपने देखा होगा कि जो हम स्किन होती है, स्किन चाहे तो हम इसको ऐसे याद कर लें कि बचपन से लेकर जो बुढ़ापे तक चलते हैं तो स्किन में लगातार चेंज आता है, उत्तरोत्तर चेंज आता रहता है, आता है ना। ये यूँ समझ लो, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है ना स्किन का, तो आपने अक्सर सुना होगा लगातार चलता है, यानी ये उत्तरोत्तर शब्द उससे याद कराएगा। ये देखो स्किन मतलब स्किन, तो स्किन से उत्तरोत्तर, यानी जहाँ उत्तरोत्तर सामंजस्य आ जाए वहाँ आज क्या आ जाएगा? स्किनर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक दूसरे वैज्ञानिक की, मनोवैज्ञानिक की, गेट्स की। तो गेट्स ने क्या कहा? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण और अनुभव, प्रशिक्षण और अनुभव, इसमें 2 शब्द आए, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव के द्वारा, है ना। अब इसमें प्रशिक्षण अनुभव, और यहां देखो गेट्स, गेट्स में दरवाजा हो सकता है ना। आप किसी दरवाजे पर जाते हो, नौकरी के लिए जाओ, कहीं पे जाओ, अगर आपके पास अनुभव है और प्रशिक्षण है तो आपको उस गेट से लौटाया नहीं जाएगा। याद हो गया गेट्स? ठीक है, तो ये कुछ परिभाषा है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मनोविज्ञान का अभिप्रेरणा से क्या लेना देना है। अगला है मनोविज्ञान और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन देखो, बच्चे को क्लास में आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले अगर आपने उसको आवश्यकता नहीं बताई आप क्यों पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आप जो मोटिवेशन है वो क्या है? वास्तव में आवश्यकता है। क्या है वो? आवश्यकता है। अब मनोविज्ञान अधिगम से क्या लेना है? यहाँ पर हम इसको अधिगम से जोड़ना है, क्योंकि अभिप्रेरणा सभी टॉपिक के अंदर, लगभग सभी टॉपिक में हमें अधिगम से जोड़ना है। अधिगम का अभिप्रेरणा से क्या लेना देना है? अगर आप बच्चे को अभिप्रेत करके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, है ना, यानी इंटरेस्ट से पढ़ेगा। और इसी प्रकार आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न आया था कि अभिप्रेरणा और रुचि में क्या संबंध है। ये प्रश्न आया था, मैं फिर इसको समझाता हूं। ये प्रश्न आरपीएससी पूछा था, अभिप्रेरणा और रुचि में क्या संबंध है। अब देखो उसमें ऑप्शन अलग अलग थे,
जब आप बच्चे को अभिप्रेरित करोगे, आप क्लास में गए, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन जैसे आपने उस बच्चे को टॉपिक पढ़ाया, उसको इंटरेस्ट जगाया, है ना, यानी उसको अभिप्रेरणा दी, तो रुचि से पढ़ेगा, और रुचि से पढ़ेगा तो उसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये प्रश्न आया था, और वहाँ ध्यान शब्द में आके वहाँ शब्द आया था, ऑप्शन आया था अवधान। क्या आया था? अवधान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन। यानी अभिप्रेरणा रुचि में संबंध किसका हो गया? ध्यान का हो गया। किसका हो गया? ध्यान का या अवधान का। यानी अगर आप बच्चे को अभिप्रेरित करके पढ़ाएंगे तो रुचि जगेगी, रुचि से वो ध्यान से पढ़ेगा। यही प्रश्न आरपीएससी में पूछा था। यानी इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अभिप्रेरणा का रुचि से क्या संबंध है, रुचि का अवधान से क्या संबंध है। ठीक है। और यहाँ अधिगम की बात करें तो जब भी कक्षा में जाए, एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बच्चों को अभिप्रेरित करके पढ़ाए। अभिप्रेरणा का अर्थ अभिप्रेरित करनी कैसे उसको, तो इसमें एक टॉपिक और आता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं जो है उसमें अलग अलग बालकों को अलग अलग प्रकार से अभिप्रेरित करना है। अगर आप शैशवावस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शैशवावस्था के बच्चों को, और वहां आपने अनुभव से जोड़ दिया, ये प्रश्न भी आरपीएससी में पूछा हुआ है, शैशवावस्था के बच्चों को कभी भी अनुभव से नहीं जोड़ना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम मोमबत्ती की बात करते हैं तो हमें पता है कि गर्म वस्तुएं से जल जाते हैं, तो क्या हम जला के तो नहीं बताएंगे ना। इसलिए शैशवावस्था के बालकों को कभी भी अनुभव से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें तो आवश्यकता महसूस करानी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उपयोग है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था को प्रैक्टिकल, हम जो प्रैक्टिकल क्लास में करते हैं, वैसे मोम का एग्जाम पढ़ लिया तो मोमबत्ती को आप गर्म वस्तु, 2 मोमबत्ती लीजिए, एक के बाद दूसरी मोमबत्ती लेके जाओ तो वो जो पिघलेगी, तो हमने उसको बता दिया कि गर्मी से वस्तुएं फैलती है, ये हमने उसको बता दिया। और किशोरावस्था में गए तो किशोरावस्था में फिर उसको कई प्रकार की टेक्निक्स है, जैसे प्रोजेक्ट विधि हुई, वो अलग अलग विधियां उससे पढ़ाएंगे। यानी हमें अभी प्रेरणा देनी है बच्चों को, लेकिन अवस्थाओं का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा और परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता। अभी हमने पढ़ा परिपक्वता क्या होता है, तो परिपक्वता का अर्थ हमने बताया कि वृद्धि से है, और अधिगम का अर्थ विकास से है। अब यहाँ भी एक प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न ये आया था कि मैंने एक बालक को एक विचार या कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। ध्यान सुनिएगा, मैंने एक बालक को एक कॉन्सेप्ट या विचार समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं समझ सका। लेकिन कुछ वर्षों बाद मैंने उसे समझाया, वह तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है, उसमें ऑप्शन थे अभ्यास, पुनरावृत्ति, और अगला था परिपक्वता। तो जब आपने वो कॉन्सेप्ट समझाया बच्चे को, तब वो परिपक्व नहीं था उस चीज को ग्रहण करने के लिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद समझाया, तुरंत सीख गया, क्योंकि वो परिपक्व हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अधिगम भी हमें परिपक्वता के अनुसार कराना चाहिए, कि बालक जो हम अधिगम करा रहे हैं वो परिपक्व है या नहीं। इसका यूँ समझ लीजिए कि हम छोटे बच्चों की जो किताबें होती है उसकी लैंग्वेज देखो, बहुत सरल होती है, और अगर कहीं शब्द आ जाते हैं तो नीचे लिखा होता है कठिन शब्द। इसका अर्थ हुआ कि अगर वो बच्चा शब्दों में वो, क्योंकि वो शब्द ऐसे हैं जो समझने से, उसकी समझ से परे हैं, कि वो परिपक्व नहीं है, तो हमें अधिगम कैसा कराना चाहिए, उसकी परिपक्वता के अनुकूल कराना चाहिए। ठीक है। यानी उसकी अनुकूल परिपक्वता भी किसी होगी, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की। यानी बालक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो, इस प्रकार से उसे अधिगम कराना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे की बात करते हैं, शैशवावस्था के बच्चे, तो उसमें शब्दों का चयन हुआ, है ना, किताबें कैसी है, तो शब्द जो लिए आपने वो शब्द कैसे हो, सरल हो, शिक्षण विधियाँ कैसी हो, मनोरंजक हो, क्योंकि अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था। क्योंकि अगर आपने विधियाँ दूसरी ले ली जो वो नहीं पढ़ सकता है, तो वो बालक उस शब्दों में अटक जाएगा केवल। इसमें शब्दों का चयन, शिक्षण विधियों का चयन, और शिक्षण विधियाँ भी कैसी हो, मनोरंजक हो, क्योंकि बालक की अवस्था शैशवावस्था है। इसी प्रकार से बाल्यावस्था हो तो विधियाँ अलग हो जाएगी। यानी बालक को जब अधिगम कराएंगे तो उसकी अधिगम में क्या हो जाएगा, उसकी परिपक्वता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिपक्वता भी कैसी, शारीरिक और मानसिक दोनों, यानी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए अधिगम कराना चाहिए। ठीक है। इसमें प्रश्न वापस मैंने भी बताया आपको, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ही आता है, जैसा अभी मैंने बताया था वैसा प्रश्न। अब इसमें अभ्यास और पुनरावृत्ति का कोई मीनिंग नहीं, अर्थ नहीं होता, यहाँ पर नहीं है परिपक्वता, क्योंकि परिपक्वता का पुनरावृत्ति तो आप बार बार पढ़ा रहे हो, अभ्यास भी बार बार कर रहे हो, आपने अभ्यास पुनरावृत्ति नहीं करानी है, केवल उसको परिपक्वता ही ध्यान रखनी है ना। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।